गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल BHH एजुकेशन में। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा होगा। जैसा कि आपके कमेंट के रिगार्डिंग हमने आज से यूनिट वाइज आपके कोर्स को शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं आज यूनिट नंबर 3 मॉनिटरिंग पोल्यूशन स्टार्ट करूँगा। तो मॉनिटरिंग पोल्यूशन में पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मॉनिटरिंग पोल्यूशन के अंदर हमें टाइप ऑफ पोल्यूशन जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मतलब मैनी टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। उसको कैसे कंट्रोल करें, उसकी कैसे सैम्पलिंग होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देकर हमें अध्ययन करना है। तो चलिए हम बिना देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। तो जब एयर पोल्यूशन की बात हो रही है तो एयर पोल्यूशन हमारा होगा कहाँ? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा अर्थ है। अर्थ के सराउंडिंग एक लेयर है। लेयर वो किस चीज़ों का है? गैसों का, डस्ट पार्टिकल्स का, वाटर वेपर और भी चीज़ें जो डस्ट, कुछ उसमें बैक्टीरियाज हैं, फंगीज हैं, मतलब मैनी थिंग्स इन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ, मेड अप ऑफ एयर, वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि हमारा एटमॉस्फेयर जो एयर, वाटर वेपर, डस्ट और अदर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इट एक्सटेंड 1000 ऑफ मील एबव द अर्थ सरफेस। यह हमारे अर्थ सरफेस से लेकर हज़ारों मील तक फैला हुआ है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे वेदर का। तो वेदर और क्लाइमेट, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर क्लाइमेट दोनों तो चीज़ें सेम ही हैं। कुछ हद तक हम कह सकते हैं चीज़ें सेम हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। वेदर क्या होता है कि डे बाय डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा दिन प्रतिदिन हमारे वातावरण का जो कंडीशन होता है वो वेदर कंसिडर होगा। जैसे कि आज का टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो हो गया, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है और भी चीज़ें, जैसे आज विंड स्पीड ये है। तो ये सब सारा चीज़ें कंसिडर होगा वेदर के अंदर, क्योंकि इसमें हम उसके डे बाय डे कंडीशन को देख रहे हैं। और क्लाइमेट में क्या होता है कि द स्टैटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मेजर ऑफ एवरेज कंडीशन वेरिएबिलिटी। अब क्लाइमेट में क्या होता है, बेसिकली सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि क्लाइमेट के अंदर हम किसी भी वेदर कंडीशन का लॉन्ग टर्म में उसका स्टैटिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे कि लोग बोलता है कि 2022 के जून में टेम्परेचर इतना गया था, लेकिन इस बार इतना गया, मतलब इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो इसका जो होता है कंपैरिजन क्या होता है, वो क्लाइमेट बेस पे किया था। अब इसको हम वेदर बेस पे नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ वेदर से ही आया है, उसका डे बाय डे का निकाल कर हम एवरेजिंग किए। एवरेजिंग में मतलब कि जून का टेम्परेचर एवरेज इतना 31 डिग्री गया था मान लीजिए, और इस बार क्या है कि 32 डिग्री चला गया, तो हम बोलेंगे कि वो 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब आगे हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसके अंदर कंसीडर होगा? क्लाइमेट के अंदर। तो क्लाइमेट के स्टडी को हम बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी कह सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि वेदर के स्टडी को क्या कहेंगे? तो वेदर के स्टडी को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है।
तो मैंने जैसे बताया कि वाटर वेपर, मैनी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और कुछ अदर पार्टिकल्स मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। तो उसी में हम पहले गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो गैसेस में सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखेंगे। इसमें हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और 1% में अदर गैसेस हैं। तो ये चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि नाइट्रोजन 78.084% है, ऑक्सीजन 20.946% है, ऑर्गन 0.934% है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.037% है, उसके बाद नियॉन 0.00182 और उसके बाद हीलियम 0.0052, इसके बाद मीथेन 0.00015% और उसके बाद आएगा क्रिप्टॉन 0.0011% है। तो इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि एग्ज़ाम में इसको बोलेगा कि आपको इंक्रीजिंग सीरीज़ में अरेंज करना है। आपके पास जैसे 4 गैसेस के नाम दे दिए हैं, अब आपको याद रखना है कि किसका वॉल्यूम कितना परसेंटेज में है, तो उसको अरेंज करना है या तो इंक्रीजिंग में या तो डिक्रीजिंग में। तो आपको डेटा जब तक याद नहीं रहेगा तब तक वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए डेटा मस्ट है याद करना, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अब आगे हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। मतलब कंपोजिशन के बारे में बात हो गया, अब स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा अर्थ है, ठीक। अर्थ के ऊपर सबसे नियरेस्ट स्फीयर हमारा कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। स्फीयर मीन्स होता है परत। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नियरेस्ट है, उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और आउटर एकदम है एक्सोस्फेयर। तो अभी हमें इसके हर स्फीयर या हर लेयर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। तो बेसिकली चीज़ें आप याद रखिए। पहले तो इसका सीरीज़ याद रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ सरफेस से आउटर लेयर तक कैसे अरेंजमेंट है लेयर का। तो आपको ये चीज़ याद रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि पूछ देगा कि वेदर कंडीशन किस लेयर में होता है, तो वो आपका ट्रोपोस्फियर के अंदर, ऐसे बारिश हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ, साइक्लोन, ये सब जितना भी मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, सब कुछ आपका ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। अब पूछेगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में बेसिकली आपको याद रखना है कि ओजोन फॉर्मेशन होता है और इसमें हमारे जो एरोप्लेन है ये सब ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि हमारा टर्बुलेंस कम रहता है और हमारा ट्रोपोस्फीयर में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद आएगा मेसोस्फीयर, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का मेसोस्फीयर। इसमें जो मेट्रोइड्स आते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर में हमारे सैटेलाइट मूव करते हैं, इसी में हमारा आयनोस्फेयर होता है। आयनोस्फेयर के कारण ही हम जो कम्युनिकेशन या जो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सब आयनोस्फेयर का ही देन है। उसके बाद हमारा आ गया एक्सोस्फेयर, जिसमें हमारे स्पेसशिप ये सब मूवमेंट करते रहते हैं। तो आगे हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर, जैसा कि मैं बताया आप सभी को कि ट्रोपोस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ होता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक। और एक स्पेसिफिक इसका ये भी है कि ये 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास इज कंटेंट विद इन, मतलब कि ये पूरे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक मास है, उसका 80% यही कंटेंट करता है। मतलब कि 80% जो इसका वज़न है ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फिनोमिना होता है मेट्रोलॉजिकली सब। तो ये इसलिए, और सबसे नियरेस्ट है तो ग्रेविटी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ये अट्रैक्ट किया है।
और जैसे जैसे लेयर ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी भी कम होता रहेगा, इसलिए गैसेस दूर दूर रहते हैं। और इसमें क्या है कि गैसेस को पकड़ कर रखता है, इसलिए 80%। तो इट्स थिकनेस वेरीज 17.5। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 70.5 किमी टू इक्वेटर टू अबाउट 6.4 किमी एट द पोल्स, एवरेजिंग अबाउट 12 किमी। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में इक्वेटर पे इसका थिकनेस क्या होगा, 70.5 किलोमीटर होगा, और उसके बाद पोल्स पे 6.4 किमी होगा, और ओवरऑल एवरेज 12 किलोमीटर है। ठीक, दिस रीजन इज सिग्निफिकेंट फॉर द लिविंग सिस्टम एज द ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। आप सभी को पता है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे क्लोजेस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर है, तो इसी में हम सरवाइव करते हैं। तो इस रीजन का यह सिग्निफिकेंट भी है कि लिविंग सिस्टम इसी में मूव होता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, जो मिलेगा सब ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर इट्स लाइज एबव द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेट अबाउट द 50 किमी इट इज़। तो ये क्या है कि हमारा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और इसमें क्या है कि एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। तो एक चीज़ देखो ट्रोपोस्फेयर में छूट गया कि ट्रोपोस्फेयर में होता क्या है कि हमारा जैसे जैसे हमारा अल्टीट्यूड बढ़ता है, मतलब कि अगर इंक्रीज़ हुआ एल्टीट्यूड जो है, जैसे से हायर द एल्टीट्यूड होगा वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड चेंज होता रहता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ होगा, इसमें इंक्रीज़ होगा। और इसका स्ट्रेटोस्फेयर में इसका कारण यही है कि ओजोन फॉर्मेशन होता है। सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि ओजोन फॉर्मेशन किस लेयर में होता है। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारा ओजोन फॉर्मेशन होता है। हाँ, सम टाइम कुछ ओजोन ट्रोपोस्फेयर में ही बन जाते हैं, जो जिनको हम बैड ओजोन बोलते हैं, वो हमारे लिए गुड नहीं है, क्योंकि जो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर में बनता है वो ग्रीन हाउस गैस कॉज करते हैं। और उसके बाद है ओजोन एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जैसा कि अभी हम बताएं आपको। स्ट्रेटोस्फेयर इज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्लाइट और जेट प्लेन आर रेडियो कम्युनिकेशन। कुछ रेडियो कम्युनिकेशन स्ट्रेटोस्फेयर के थ्रू भी होता है, कुछ जैसे सैटेलाइट मूवमेंट इसमें भी किया जाता है, क्योंकि इसमें टर्बिडिटी कम रहता है, टर्बिडिटी नहीं, टर्बुलेंस कम रहता है, और इसमें मूवमेंट कम होता है, इसलिए फ्लाइट इजली मूवमेंट करते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेसोस्फेयर हमारा 50 किमी से लेकर 85 किमी एबव द अर्थ सरफेस तक फैला हुआ है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि टेम्परेचर इसमें भी डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड जैसे जैसे चेंज होगा। और ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे अर्थ लेयर में हमारे एटमॉस्फेयर लेयर में सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है, तो मेसोस्फेयर होगा। बाकी तो आगे क्या हम बात कर ही चुके हैं। अब इसके बाद होगा थर्मोस्फेयर इसका लोकेशन है एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 85 किमी टू 600 किमी अबव द अर्थ सरफेस। यह हमारा 85 किमी से लेके 600 किमी तक फैला हुआ है। और इसमें क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगता है। मेसोस्फेयर में डिक्रीज़ कर रहा था, इसमें इंक्रीज़ करेगा। इसका कारण यही है कि आयनोस्फेयर होता है। ठीक, कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें 3 टाइप के होते हैं, UVA, UVB, UVC। तो UVB हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और इसमें क्या है कि UVC
एब्जॉर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आयनोस्फीयर बनता है और यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब मुझे लगता होगा कि आप लोग एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए होंगे। बाकी को जो चीज़ें बचेंगी हम क्या है कि जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हम उस चीज़ को डिटेल से देख लेंगे। अभी फ़िलहाल कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर करिए। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक एयर पोल्यूशन पे। तो एयर पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन ऐसा कोई भी कंडीशन जो हमारे ऊपर, मतलब हमारे ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैड या हार्मफुल इफ़ेक्ट डाले, वो हमारे लिए पोल्यूटेंट का काम करेगा। अगर वो इफ़ेक्ट एयर में है तो वो एयर पोल्यूशन कंसिडर होगा, अगर वाटर से हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन होगा, नॉइज़ से हो रहा है तो नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल से हो रहा है सॉइल पोल्यूशन। मतलब कि पोल्यूशन तो सेम ही रहेगा, बस वो अब किसको अपना मीडियम बना रहा है वो उसी से वेरी करता है। ठीक, तो एयर पोल्यूशन के बारे में मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हमें पढ़ना है कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? तो फर्स्ट है आपका नेचुरल सोर्स। कुछ एयर पोल्यूशन हमारा नेचुरल सोर्स से भी होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वाइल्ड फायर हुआ, डस्ट स्टॉर्म हुआ। और कुछ होता है कि मैन मेड सोर्स से होता है, जैसे कि व्हीकल इमिशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस बर्न कर कर हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। ठीक, उसी तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, उसके बाद एग्रीकल्चर। तो इन सब चीज़ों से भी हमारा एयर पोल्यूशन कॉज होता है। तो आपको ये तो सिंपल है, आप डिफरेंस समझ जाएंगे। जो चीज़ नेचुरली हो रहा है वो नेचुरल सोर्स है, जो ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से हो रहा है वो मैन मेड है। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे, पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंड वन होता है सेकेंडरी पोल्यूशन। आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन सा इसमें प्राइमरी पोल्यूशन है, कौन सा सेकेंडरी पोल्यूशन है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि कौन सा प्राइमरी पोल्यूशन में कौन कौन आता है और सेकेंडरी पोल्यूशन में कौन कौन आता है। तो फिर सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी पोल्यूशन होता क्या है। दीज आर डायरेक्टली इमिटेड इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम द सोर्स। कोई भी पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट सोर्स से हमारे इन्वायरमेंट में इमिट हो रहा है और वो हम डायरेक्टली हमें हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो वो हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन कौन सा है। CO आपका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर PM हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नॉक्स हो गया। ठीक, और CO2 भी होगा, लेकिन CO2 हमारे लिए कोई मतलब ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करता है, लेकिन ऐसे इसको पोल्यूटेंट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें भी CO2 निकलता है। लेकिन हाँ, इंडोर पोल्यूशन में ये है एक मेजर कॉज, रीज़न है फॉर पोल्यूशन। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो अंडरगो टू केमिकल रिएक्शन। वो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस मौजूद हैं उनके साथ रिएक्शन कर कर कुछ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। मतलब कि वो डायरेक्टली सोर्स से नहीं इमिट हुए हैं, वो इमिट होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में गए हैं, वो केमिकली रिएक्शन किए, फिर उसके बाद हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करेंगे, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कंसिडर होंगे। जैसे ओजोन का बात मैं किया। ओजोन, अब आप कहेंगे कि यहाँ क्यों पोल्यूटेंट्स के लिए हम बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताया कि जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बनेगा तो वो गुड ओजोन है, लेकिन जब वो ट्रोपोस्फेयर में बनेगा तो वो बैड ओजोन का काम करेगा, क्योंकि जब ओजोन का फॉर्मेशन हमारे ट्रोपोस्फेयर में होगा तो वो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट करेगा। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है?
ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। पहले हम अभी यहाँ जान जाते हैं मोटी मोटा कि ओजोन फॉर्मेशन अगर ट्रोपोस्फेयर में होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करे। और कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉक्स हो गए हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ फिर आ गया तो आप बोलेंगे उधर भी है, तो नॉक्स में लगभग 8 तरीके के इसके वो हैं नॉक्स, मतलब टाइप हैं। तो उसमें से कुछ हमारे प्राइमरी हैं, कुछ हमारे सेकेंडरी हैं। तो इतना डिटेल में आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। स्मोक, स्मोक हमारा फॉर्मेशन कैसा होता है, जब कहीं से स्मोक, स्मोक मीन्स धुआं निकला, और फॉग, फॉग मतलब कि आपका ओश, दोनों मिलकर स्मोक बनाता है, ठीक। फिर उसके बाद हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जब SO2 H2O मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और जब इस तरीके का, जैसे आप सुने होंगे कि ताजमहल का कलर थोड़ा डल हो रहा है, येलोइश हो रहा है, वो एसिड रेन की वजह से, क्योंकि उधर साइड साइड में कुछ इंडस्ट्री हैं जो गैसेस इमिट कर रही हैं, और जब रेन होता है तो भारी मात्रा में, मतलब pH डिक्रीज़ कर जाता है, एसिड रेन होता है, जिससे हमारे ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कारण होता है। अब हम बात करेंगे मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन इंक्लूडिंग एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक। ये आपके सिलेबस में है। तो अब मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन को कैसे मॉनिटर करते हैं। और एम्बियंट एयर मतलब कि हुआ हमारे आसपास का वायु जो है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है मॉनिटर करना। तो इसमें हम मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी बात करेंगे कि क्यों हमें एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करना चाहिए, क्या कारण है हमारे मॉनिटर करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट वन है आपका हेल्थ प्रोटेक्शन। अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या पता किसी इलाके में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि हमारे सांस से संबंधित रोगी बढ़ गए हैं, मतलब कि लोगों को वहाँ अस्थमा हो रहा है और सांस से जुड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, तो इसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार उस चीज़ का पता लगाए और वहाँ पर स्ट्रिक्टली बैन करे, या फिर कुछ रूल रेगुलेशन बनाए कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। और फिर सेकेंड है हमारा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब कोई फैक्ट्री हमारा किसी जंगल के पास लग गया जिसमें हमारे बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, तो अब उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके का पोल्यूटेंट्स है, हमारा एयर क्वालिटी क्या है, इस सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए कहीं एसिड रेन तो नहीं हो रहा है। अगर SO2 ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो वाटर के साथ एसिड रेन करेगा, तो एसिड रेन करेगा तो जो हमारा वेजिटेशन है वहाँ का, जो ट्रीज़ है, प्लांट है, उस पर जब वो एसिड रेन होगा तो जल जाएगा पेड़ हमारा। तो जल जाएगा तो फिर उधर के हमारे जो छोटे जीव हैं उन्हें खाने पीने को घास वास ये सब नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्लोरा फना ये सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब उसका है थर्ड नंबर की कॉम्प्लिएंशन विद स्टैंडर्ड। अब हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट अदर कंट्री में सभी जगह पर, या यूनाइटेड स्टेट का जो है UNO वाला, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि हमारे एयर क्वालिटी, मतलब कि हमारे रेजिडेंशियल एरिया में ये होना चाहिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में ये होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है, तो हम मॉनिटरिंग से पता कर सकते हैं कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि किसी भी इलाके में हमारा SO2 का कंसंट्रेशन 20 होना चाहिए, लेकिन अगर हम 20 से ज़्यादा जा रहे हैं तो हम इन चीज़ों का पता इसी से लगाएंगे। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये हमारे इंडिया में हम इसी को फॉलो करते हैं। इसके बारे में हम अभी डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी गैसेस जो हमारे
नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में मौजूद हैं। इससे एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हम अभी आगे की वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और फोर्थ नंबर पे हमारा है डेटा फॉर पॉलिसी मेकिंग। कोई पॉलिसी हमें बनाना है तो उसके लिए एयर मॉनिटरिंग किएंगे कि ओ इधर हमारा एयर पोल्यूशन कैसा रहा या इधर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये चीज़ हमें यहाँ बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। मतलब कि तमाम चीज़ें हम एयर मॉनिटरिंग से समझ सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको पता है, तो उसको कैसे हम कम करें, इसके लिए भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जा सकती है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पब्लिक को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि वो आप लोग ये बर्निंग मत करिए, आप कूड़ा न जलाइए, ये ना करिए। इससे क्या है कि एटमॉस्फेयर का क्वालिटी डिग्रेड कर रहा है, इससे आप लोग के हेल्थ पर बैड इम्पेक्ट पड़ेगा। उन्हें हम डेटा दिखाएंगे कि पहले ऐसा था, अब आप कूड़ा जला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा एयर मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम केवल यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। आप लोग के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम वो सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अगर जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो आज के वीडियो के कमेंट में जाकर और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि कुछ नोट्स हम वहाँ प्रोवाइड कर सकेंगे आपको। बेसिकली बात ये है कि हम लोग भी जब CUT UG PG का तैयारी कर रहे थे तो हमें भी कंटेंट नहीं मिल रहा था। अभी हम अपने एकेडमिक के दौरान ही कुछ समय बच रहा है जिसमें आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टाइम तो कम है, लेकिन आप लोग के पॉजिटिव कमेंट को देखकर हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हम कर रहे हैं। आई होप आपके एग्ज़ाम से पहले हम कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ जो पढ़ने का डेटा है हम वहाँ शेयर कर देंगे, जिससे कि आप वो कुछ चीज़ें अपने से सेल्फ स्टडी कर कर पढ़ लेंगे। और बाकी का जो चीज़ हम लोग से हो सकेगा हम लोग करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।